हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट जेनो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, जिनको एक एक करके बारी बारी से हम लोग आज देखेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाग एक। भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक में इसका वर्णन किया गया है। संघ एवं राज्य क्षेत्र में हमारे देश में 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भाग दो। भाग दो में नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, क्या किस चीज का उल्लेख है? तो नागरिकता का, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक में इसका वर्णन है। हमारे देश में कैसा नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है दोस्तों। कैसा नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, कब? 1955 के तहत भारत में कुछ विधियों को अपनाकर उसकी नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात भारत की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाग तीन। भाग तीन में मौलिक अधिकारों के बारे में उल्लेख है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक इसका वर्णन है। ठीक है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। ठीक है। भाग तीन को अर्थात मौलिक अधिकार को हमारे संविधान में क्या कहा गया है? तो अधिकार पत्र अर्थात मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा कहा गया है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार पहले 7 थे, लेकिन अब इसका संख्या 6 हो गया। क्यों? क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, कब दोस्तों? 1978 के तहत 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे निकालकर, मौलिक अधिकारों से निकालकर 300 के ए में इसे रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कहाँ रख दिया गया है? 300 के ए में रख दिया गया है। मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। कब स्थगित किया जाता है? कब निलंबित इसको किया जा सकता है दोस्तों? तो यह हमारे देश में जब राष्ट्रीय आपात लगता है, आर्टिकल 352 के तहत जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तो उस समय मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। लेकिन जीवन जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, इसको, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी को निलंबन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखेंगे। भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 में इसका प्रावधान किया गया है। 36 से 51 तक इसका व्याख्या किया गया है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व में ही क्या जोड़ा गया है दोस्तों? तो नीति निर्देशक तत्व में ही जोड़ा गया है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश। नीति निर्देशक तत्व में ही जोड़ा गया। ये बार बार पूछा गया है भी कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किसमें वर्णन है, किसमें उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय इसको लागू नहीं कर सकता है। तो जब न्यायालय इसको लागू नहीं कर सकता है, तो लागू कौन करेगा भाई? तो इसको लागू करता है राज्य, अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए राज्य इसको इच्छा अनुसार लागू करता है। क्यों? क्योंकि यह देश के शासन का मूलभूत तत्व है। ठीक है दोस्तों, मूलभूत तत्व है। तो इसको लागू करने के लिए राज्य अपना, इसका कर्तव्य हो जाता है, राज्य को कर्तव्य हो जाता है कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करे। ठीक है। भाग 4। भाग 4 में मूल कर्तव्य है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 51 में इसका उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? इसे रूस से लिया गया है दोस्तों। ठीक है। मूल कर्तव्य को
सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, इसे कहाँ से लिया गया है, आपको बता दिए हैं कि रूस से लिया गया है। ये बहुत बार पूछा भी गया है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है दोस्तों? तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, आइए अगला देखेंगे, भाग 5। भाग 5 में संघ की व्याख्या किया गया है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 52 से 151 तक में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, आइए अगला देखेंगे, भाग 6। भाग 6 में राज्यों के बारे में व्याख्या किया गया है, जो कि आर्टिकल 152 से 237 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखें, भाग 7। भाग 7 में है प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य। मतलब क्या कह रहा है दोस्तों? प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य। इसका मतलब कहा गया है कि जिनका भारत में विलय हुआ था, जिन राज्यों को भारत में विलय हुआ था, उन राज्यों के बारे में यहाँ कहा गया है। भाग ख में उन्हीं राज्यों को रखा गया था जिनका भारत में विलय हुआ था, उन राज्यों को भाग ख में रखा गया था, जो आर्टिकल 238 में इसका उल्लेख किया गया है। अच्छा, एक जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 238 में जम्मू कश्मीर को नहीं रखा गया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसे 1952 में, कब? 1952 में धारा 370 के तहत इसे भाग ख के राज्यों से निकालकर इसे अलग कर दिया गया था। ठीक है, आइए अगला देखें, भाग 8। भाग 8 में संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है, जो कि आर्टिकल 239 से 242 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखें, भाग 9। भाग 9 में पंचायतें का व्याख्या किया गया है, पंचायती राज का व्याख्या किया गया है दोस्तों। ठीक है, जो कि आर्टिकल 243 के क से लेकर ण तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, आइए अगला देखें, भाग 9 के क। भाग 9 के क में नगर पालिकाएं का उल्लेख किया गया है, जो कि आर्टिकल 243 के त से 243 के य छ तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, भाग 9 के ख। भाग 9 के ख में सहकारी समितियां का उल्लेख किया गया है, जो कि आर्टिकल 243 के यज से यन तक इसका वर्णन किया गया है। सहकारी समितियां है क्या दोस्तों? सहकारी समितियां यह लोगों का संघ है, जो कि पारस्परिक लाभ के लिए, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक लाभ के लिए एक दूसरे को क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जो कि आर्टिकल 244 के क में इसका उल्लेख किया गया है। आइए अगला देखें, भाग 11। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख है, जो कि आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक इसका व्याख्या किया गया है दोस्तों। ठीक है, आइए अगला देखें, भाग 12। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इन सबों का उल्लेख किया गया है भाग 12 में, जो कि आर्टिकल 264 से 300 के क तक इनका व्याख्या किया गया है। ठीक है, आइए अगला देखें, भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, इन सभी का उल्लेख किया गया है। समागम अर्थात एकत्र होना, मिलना। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा।
समागम मतलब एकत्र होना। इनका उल्लेख आर्टिकल 301 से 307 तक किया गया है दोस्तों। ठीक है, आइए अगला देखें। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। क्या है? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं का उल्लेख किया गया है, जो कि आर्टिकल 308 से 323 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 14 के क में अधिकरण है दोस्तों। ठीक है, जो कि आर्टिकल 323 के क और 323 के ख में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये भारत सरकार के अधीन अधिकरण में क्या है उल्लेख? तो भारत सरकार के अधीन रहकर प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा किसी वाद या विवाद का निपटान किया जाता है दोस्तों। ये अधिकरण में इन सबों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आइए अगला देखें। भाग 15 में निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। हमारे देश में निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। जो आर्टिकल 324 से 329 तक इनका व्याख्या किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखें। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक व्याख्या किया गया है। आइए अगला देखें। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 343 से लेकर 351 में इन सबों का व्याख्या किया गया है। हमारे देश में कितने भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि 8वीं अनुसूची में इन्हें रखा गया है। मूल संविधान में कितने भाषाएं थे? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थे। ठीक है, जो संविधान संशोधन प्रक्रिया के द्वारा भाषाएं जुड़ते गए और आज भाषाओं की संख्या कितना हो गया? तो हमारे संविधान में 22 भाषाएं हो गई। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखें। भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किसका उल्लेख किया गया है? तो आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है, जो कि आर्टिकल 352 से 360 तक इसका उल्लेख किया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपात लगता है, 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है और 360 में वित्तीय आपात लगता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखें। अगला है भाग 19 में प्रकीर्ण की व्याख्या किया गया है, जो कि आर्टिकल 361 से 367 में इसका वर्णन है। ठीक है, प्रकीर्ण में है आखिर क्या क्या? तो प्रकीर्ण में है कि राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल पर किसी भी प्रकार का दंडित कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। इन सबों का उल्लेख प्रकीर्ण में किया गया है। ठीक है, दंडित कार्रवाई नहीं किया जा सकता है, न्यायालय के प्रति इन लोग उत्तरदायी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या होगा कि न्यायालय के प्रति इन लोग उत्तरदायी नहीं हो सकता है, या न्यायालय इनको गिरफ्तारी का आदेश नहीं जारी कर सकता है। इन सभी का उल्लेख प्रकीर्ण में किया गया है दोस्तों। ठीक है, आइए अगला देखें। भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है, जो कि आर्टिकल 368 में इनका वर्णन किया गया है। संसद हमारे भारतीय संविधान के किसी भाग में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखें। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है, जिनका उल्लेख आर्टिकल 369 से 392 में किया गया है। कितना में किया गया है? 369 से 392 तक में किया गया है। ठीक है, आइए अगला देखें और अंतिम है यह भाग 22।
हमारे संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 है। तो ये लास्ट भाग को हम लोग देख रहे हैं, भाग 22। भाग 22 में है कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में पाठ और निरसन, इन सभी का व्याख्या आर्टिकल 393 से 395 तक में इन सबों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो से पहले 25 क्वेश्चन का 5 सेट डाला जा चुका है, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।